दिल समझो मैं तो दिल समझ नहीं पाता मांगे तेरी हैरिया जाना गल्ला गल्ला कर उनकी क्या याद रखेगा जाहिर तेनू छोड़ दिया। हेलो एवरीवन, I'm Agadyan. वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। आ गया फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया रियल सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस लेकर। आपने अपने जीवन में कई दिल फेंक आशिक देखे होंगे जो अपने आप को कैसेनोवा भी समझते हैं। आपने साथ साथ ये भी देखा होगा कि हर दिल फेंक आशिक के ऊपर एक दिन मुसीबत जरूर आती है, लेकिन कुछ दिल फेंक आशिक ऐसे होते हैं कि उनके ऊपर जब मुसीबत आती है तो वो उनको बहुत भारी पड़ती है। कुछ ऐसे वो हमारे आज के इस इंसिडेंट के अंदर नदीम के साथ ये स्टोरी हमारे साथ शेयर की है यूसुफ ने, और यहाँ पर जो भी कुछ हुआ है वो उनके क्लोज फ्रेंड नदीम के साथ हुआ। तो कहानी की शुरुआत होती है अमरावती से, लेकिन कहानी में आगे बढ़ने उससे पहले अगर आपके पास वैसा कोई रियल सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस है या फिर कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी है तो आप हमारे साथ हमारी इन दी गई आईडीज पर शेयर कर सकते हैं, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी अपनी स्टोरीज को शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आपने हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसे भी आप ज्वाइन कर ले, क्योंकि वहां पर भी बहुत सारे अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहेंगे। और इन सारी स्टोरीज को अगर आप ऑडियो फॉर्म में एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आप हमारे स्पॉटिफाई पॉडकास्ट को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका नाम है प्रिंस सिंह द हॉरर शो। चलिए, प्रमोशन बहुत हो गया, अब चलते हैं कहानी में। तो एक कहानी शुरू होती है अमरावती से। ये दोनों दोस्त अमरावती को ही बिलोंग करते थे। यूसुफ और नदीम बचपन के बहुत अच्छे दोस्त थे, और नदीम क्या करता है क्या नहीं करता है, कहाँ जाता है कहाँ नहीं जाता है, किससे मिलता है, ये सारी बातें यूसुफ को पता होती थी। वो उससे शेयर भी करता था। ऑलमोस्ट आप मान लो दिन का बहुत सारा टाइम एक दूसरे के साथ गुजारा करते थे। पेशे से नदीम प्लम्बिंग का काम किया करता था और साथ ही साथ उसे इलेक्ट्रिशियन मतलब इलेक्ट्रिसिटी का काम भी आया करता था। तो ये दोनों काम वो किया करता था, और इस सिलसिले में उसे अलग अलग घरों के अंदर जाना पड़ता था। नेचर से नदीम जो था वो एक दिल फेंक आशिक था। दिखने में वो काफी स्मार्ट और अट्रैक्टिव था, बिल्ट भी उसका अच्छा था, और इसी वजह से वो जहां पर भी जाता वहां पर अगर कोई लड़कियां रहती या फिर कोई भी ऐसी फीमेल लोग जो फीमेल्स होती हैं वो उससे अट्रैक्ट होते, उसको देख कर और कितना सुंदर लड़का है, और वो इस चीज का फायदा उठाता था। और जब जहां जैसे उसको मौका मिलता उन लड़कियों से उन फीमेल से फ्लर्ट किया करता था और उनको अपने साथ रिलेशन में ले आता था। ऑल इन ऑल आप ये कह सकते हो कि बहुत सारे घरों में उसका चक्कर चल रहा था, बहुत सारी लड़कियों के साथ उसकी बातचीत चला करती थी, लेकिन उसे और यूसुफ दोनों को ये नहीं पता था कि उसका ये दिलफेक मिजाज उसके लिए बहुत भारी पड़ सकता है। कहानी की असली शुरुआत होती है जब नदीम की जिंदगी में जोया नाम की एक लड़की आती है। जोया जो थी वो बहुत ही शक्की मिजाज की थी, और उसका बिहेवियर जो था वो बहुत अजीब था, बहुत पजेसिव थी वो अपने रिलेशनशिप को लेकर। यूसुफ का कहना है कि उसे जोया थोड़ी सनकी टाइप की लगती थी, क्योंकि जब से नदीम जोया के साथ रिलेशनशिप में आया था जोया उसके आप मान सकते हो पल पल की खबर रखती थी। वो कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है, किससे मिल रहा है किससे नहीं मिल रहा है, हर टाइम उसको अपना फोन ऑन रखना होता था। और उसी के चलते चलते उसे पता था कि उसके सबसे क्लोज यूसुफ है, वो यूसुफ के बारे में भी सारी जानकारी रखा करती थी कि नदीम और यूसुफ साथ में है या फिर नहीं है, या फिर यूसुफ कहाँ है। और कभी अगर नदीम उसका फोन नहीं उठाता था तो वो बार बार यूसुफ को फोन करती थी, और तब तक करती रहती थी जब तक यूसुफ उसकी बात नदीम से नहीं करवा देता था। और इसी वजह से जोया यूसुफ को ठीक नहीं लगती थी, वो उसे बड़ी उसका बिहेवियर बड़ा अजीब सा लगा करता था। उसने कई बार नदीम को समझाया भी कि यार ये जोया जो है ना ये ठीक नहीं है, तो यार इससे ना मतलब थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर, मुझे तो बड़ी सनकी सी लगती है, बहुत ज्यादा ही पजेसिव है तुझे लेके। लेकिन नदीम उसकी बात कहाँ मानने वाला था, वो अपने मन की ही किया करता था। तो ऐसे सब कुछ चल रहा था। फिर एक दिन नदीम को एक घर से कॉल आता है, वही प्लम्बिंग के काम के लिए, और जब वो वहां पहुंचता है तो वहां पर उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है। इसका नाम होता है सलमा। जैसा कि नदीम का नेचर था उसे सलमा पसंद आ जाती है, और वो वहां जब काम कर रहा था वो सोचता है कि दोबारा इस घर में आने का क्या तरीका अपनाएगा। और उसने वहां पर काम करते करते एक दूसरे पाइप के अंदर कुछ छेड़खानी कर दी, ताकि 2-3 दिन के बाद वापस से वहां पर लीकेज या कुछ ऐसा हो और उसे वापस से इस घर में बुलाया जाए। प्लम्बिंग का काम खत्म करने के बाद वो सलमा की तरफ देखता है और मुस्कुराते उससे बोलता है कि ये काम मैंने कर दिया है, अगर आगे भी कभी आपको जरूरत पड़े तो ये मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल कर दीजिएगा, मैं आ जाऊंगा। इस तरह से वो सलमा को अपना नंबर देकर वापस आ गया। अब यहाँ अगर हम नदीम की बात करें तो ऐसे तो वो दिल फेक था, लेकिन सलमा में उसको एक अलग सा अट्रैक्शन दिखा। वो दिखने में तो सुंदर थी ही, लेकिन उसका रहने का तौर तरीके, कपड़े, घर में जो उसका बोलचाल का तरीका था वहां पर, वो उसे बहुत पसंद आया। मतलब उसे वो
उस सेंस में पसंद नहीं आई थी जैसे वो बाकी लड़कियों के साथ रिलेशन रखता था। उसको सलमा कुछ अलग तरीके से पसंद आई थी, जिसे शायद वो एक लॉन्ग टर्म रिलेशन रखना चाहता था, या फिर हो सकता है उसका सिर्फ एक अट्रैक्शन था, पता नहीं। खैर, 2 दिन बाद वापस से नदीम के पास कॉल आता है सलमा का कि हमारे इस वाले दूसरे वाले पाइप के अंदर लीकेज हो गया, क्या आप आ जाएंगे। वो वापस से पहुंचता है, इस बार फिर से उसको ठीक करता है और फिर से कोई नई गड़बड़ी करके आ जाता है। और इसी तरह से 3-4 बार उसका सलमा के घर पर आना जाना होता है और इसी आने जाने में उनकी बातचीत होती है, नंबर एक्सचेंज होते हैं और लड़की पटाने में वो माहिर था। इस तरह से वो सलमा को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है और दोनों का रिलेशन शुरू हो जाता है। अब नदीम जो है उसने शायद फास्ट ट्रैक के उस एड को बहुत सीरियसली ले लिया था कि मूव ऑन। तो जैसे ही सलमा से उसकी नजदीकियां बढ़ी, वो जोया को भूल गया। ना वो जोया को फोन करता, ना वो जोया का फोन उठाता, ना उसके मैसेज से कोई रिप्लाई करता। और जैसा कि जोया का नेचर था, वो दिन रात लगी रहती थी सिर्फ इस चीज में कि नदीम आके मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है। नदीम जब फोन नहीं उठाता था, वो यूसुफ को परेशान करती थी। यूसुफ बोलता था कि मुझे कुछ नहीं पता है, तुम जानो और वो जाने, मुझे नहीं पता वो कहां पर गया हुआ है। यूसुफ भी उससे अपना पीछे छुड़ाने में लगा हुआ था। इवन उसने यूसुफ को इतना परेशान किया कि यूसुफ को अपना नंबर तक बदलना पड़ गया। इधर नदीम ने भी जोया से किसी भी तरह का कॉन्टैक्ट छोड़ दिया था और उसकी नजदीकियां अब सलमा के साथ बढ़ गई थी। जैसा यूसुफ ने बताया, नदीम सलमा से कई बार मिलने जाया करता था और सब कुछ बढ़िया ही चल रहा था। इधर जोया ने भी अब इन दोनों को कांटेक्ट करना या फोन करना बंद कर दिया था और उसने भी नदीम और यूसुफ से अपना कांटेक्ट तोड़ दिया था। लेकिन शायद जोया ने नदीम को छोड़ा नहीं था। अब जब कई दिनों तक जोया का फोन नहीं आया, तो एक दिन यूसुफ से नदीम ने कहा कि यार बहुत दिन हो गए, जोया का फोन नहीं आया, तेरे पास आया क्या। यूसुफ गुस्सा के बोलता है, साले तू एक जगह टिक के नहीं रह सकता है। आया था पहले फोन, मैंने अपना नंबर बदल दिया और उसके बाद मुझे कोई लेना देना नहीं है उससे, और अब तुझे भी नहीं होना चाहिए ना, तेरा तो चल रहा है ना सलमा के साथ। तो नदीम बोलता है वो तो सब ठीक है यार, चलना एक बार देख कर तो आते हैं कि वो कैसी है कैसी नहीं है, बहुत टाइम होगा उसको देखे हुए, उसके घर की तरफ चलते हैं, हो सकता है एक झलक दिख जाए उसके घर की। यूसुफ मना कर रहा था लेकिन नदीम उसको फोर्स करके ले गया। दोनों बाइक से जोया के घर की तरफ जाते हैं और वहां जाकर देखते हैं तो जोया का जो घर था वो बाहर से लॉक्ड था। शायद वो लोग कहीं चले गए थे। तो यूसुफ ने कहा ले देख ले, झलक तो जा चुकी है, शायद कहीं गई हुई होगी बाहर। तो नदीम बोलता है ठीक है, मैं तो देखने आया था, दिख जाती तो बढ़िया है, वरना कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरह से दोनों वापस अपने घर के लिए निकल जाते हैं। वो जैसे अपने घर के पास पहुंचता है नदीम, मतलब यूसुफ और नदीम दोनों, तो उसके पास सलमा का कॉल आता है। वो कॉल के ऊपर रो रही थी। वो उससे पूछता है कि क्या हुआ, तो बोलते कि तुम फटाफट से मेरे घर पे आ जाओ। वो यूसुफ को वहां पर छोड़कर सीधा सलमा के घर पहुंचता है और वहां जाकर देखता है तो सलमा के घर के बाहर बहुत सारे लोग खड़े हुए थे। उसे लगा कोई अनहोनी तो नहीं हो गई है। वो रास्ते में से निकलकर उसके घर के अंदर पहुंचता है और अंदर पहुंचकर वो देखता है तो वहां पर सलमा की सगाई चल रही थी। उसे ऐसे अचानक से अंदर आता हुआ देखकर सलमा के फादर पूछते हैं कि भाई कौन हो तुम, क्या कर रहे हो यहाँ पर। तो वो कहता है कि जी वो मैं प्लम्बिंग का काम करने आया था, मेरा एक तो पाना रह गया और थोड़ा पेमेंट रह गया, वही लेने आया था, मुझे नहीं पता था कि आपका फैमिली फंक्शन चल रहा है, मैं कल परसों में आ जाऊंगा। और इतना बोलकर वो वहां से निकल जाता है। वहां से निकलने के बाद वो सीधा यूसुफ के पास पहुंचता है, उसको सब कुछ बात बताता है और तभी उसके पास सलमा का कॉल आता है। एज सच नदीम को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि सलमा की शादी हो रही है। आई थिंक जिसने उसको पहली बार देखा था वो उसका वही मेयर अट्रैक्शन ही था। तो जब उसकी बात हुई तो सलमा उससे कहती है कि क्या तुम आज रात को मुझसे मिलने आ सकते हो आखिरी बार। अब उसकी बात सुनकर यूसुफ उससे कहता है कि भाई तू सब रहने दे, फालतू लफड़े में मत पड़, ठीक है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। बट आखिरी बार मिलने की बात सुनकर नदीम की आंखों में एक अलग ही चमक थी और वो यूसुफ से बोलता है भाई चलते हैं यार, तू भी मेरे साथ चलना। लेकिन नदीम यहाँ पर मानने को तैयार नहीं था। यूसुफ उसे बार बार समझाता है और अल्टीमेटली दोस्ती की खातिर यूसुफ को भी उसके साथ जाना पड़ता है, क्योंकि वो जहाँ जा रहे थे वो नया एरिया था और थोड़ा डर रहता ही, तो अपने दोस्त को अपने साथ लेकर जा रहा था। रात के करीबन 1:30 बजे वो सलमा के घर के बाहर पहुंचते हैं। यूसुफ साइड में बाइक लाकर थोड़ा सा अंधेरे में खड़ा हो जाता है और नदीम सलमा के घर की तरफ जाता है। तो जैसे ही नदीम सड़क क्रॉस कर रहा था, यूसुफ ने एक बहुत ही स्ट्रेंज चीज देखी। एक सफेद सा धुआं एकदम से नदीम की बॉडी के अंदर घुस गया और वो सिर्फ कोई एक नॉर्मल धुआं नहीं था, मतलब उस धुएं से पूरी एक स्ट्रक्चर बन रही थी, जैसे कोई चीज नदीम के शरीर के अंदर घुसी हो। यूसुफ खड़ा खड़ा देख रहा है। उसने 2-3 बार अपनी आंखें मसली कि उसे वहम तो नहीं हुआ है, लेकिन क्लियर था कि उसकी आंखों के सामने सामने एक साया सा चलता हुआ आया और वो नदीम की बॉडी के आर पार हो गया। नदीम अंदर चला जाता है और करीबन 2 घंटे के बाद वापस बाहर आता है। तो वो वापस यूसुफ के पास आता है और यूसुफ उससे उस सफेद धुएं के बारे में कुछ बोलता उससे पहले यूसुफ की नजर नदीम की आंखों पर पड़ती है। नदीम की ग्रे कलर की आंखें थी, लेकिन इस टाइम उसकी आंखें ब्लैक थी
और ब्लैक भी ऐसा कोई नॉर्मल नहीं, बिल्कुल पिच ब्लैक, जैसे सफ़ेद जो पुतलियाँ होती हैं उनके बीच में बिल्कुल डार्क ब्लैक मोती किसी ने रख दिए हों। 1 मिनट के लिए यूसुफ घबरा गया, वो कुछ बोलता उससे पहले नदीम बाइक पर बैठता है, बाइक को स्टार्ट करता है और वहाँ से ये लोग निकल जाते हैं। वहाँ से आने के बाद नदीम एक शब्द भी नहीं बोल रहा था, यूसुफ उससे बात करने की कोशिश करता तो करके वो बात को टाल देता और आगे वो कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। यूसुफ को उसके घर छोड़कर नदीम अपने रूम पर चला जाता है। नदीम यहाँ पर रेंट पे रहा करता था। यूसुफ भी अपना घर जाके सो जाता है, वो सोता है और करीबन 1-2 घंटे के बाद ही जो नदीम का लैंडलॉर्ड था उसका कॉल यूसुफ के पास आता है। वो बोलता है कि ये यूसुफ रात से बड़ी अजीब सी हरकतें कर रहा है, तुम फटाफट यहाँ पर आओ। उसने पूछा कि क्या हुआ, तो बोल रहे कि पता नहीं बड़ी अजीब सी आवाजों के अंदर ही चिल्ला रहा है, जितना जल्दी हो सकता है यहाँ पर पहुंचो। यूसुफ तुरंत उसके घर पर पहुंचता है और वहां पहुंचकर देखता है तो पूरा मोहल्ला वहां पर बाहर खड़ा हुआ था और अंदर नदीम के कमरे में से नदीम के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। और ये सिर्फ नदीम के चिल्लाने की आवाज नहीं थी, बड़ी अजीब सी आवाज थी, जैसे 2-3 आदमी मिलकर चिल्ला रहे हों। वो आवाज सुनकर एक बार तो यूसुफ की अंदर जाने की हिम्मत नहीं होती, लेकिन कोई भी अंदर नहीं जा रहा था और उसका दोस्त अंदर था तो इसलिए वो गया। अंदर जाकर उसने देखा तो कमरे के कोने में नदीम जो था वो दीवार की तरफ मुंह करके बैठा हुआ था और वो उसी आवाज के अंदर चिल्ला रहा था। और साथ ही साथ उसने देखा कि जहां वो बैठा था उसकी दीवार के आसपास नाखून से स्क्रैचेस थे, जैसे उसने दीवार को अपने नाखूनों से स्क्रैच कर दिया और उसके पूरे हाथ लहूलुहान हो रखे थे। अब इसके बाद यूसुफ की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उसके पास में जाए, तो वो उसके अब्बू और उसके भाई को कॉल करता है। ये अपने फैमिली से अलग रहा करता था और उन्हें बताता है कि ऐसी-ऐसी बात हो गई है। करीबन आधे घंटे में वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचकर जब उसके अब्बू उसकी हालत देखते हैं तो जाकर उसको टच करते हैं, कंधे पर हाथ रखते हैं और जैसे उसे कंधे पे हाथ रखते हैं वो वहीं का वहीं बेहोश हो जाता है। सब लोग उसे उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। हॉस्पिटल जाकर वहाँ उसको एडमिट करवाते हैं। तो वहाँ पे टेस्ट होते हैं तो पता लगता है उसका ब्लड काउंट कम हो गया है। उसको ड्रिप चढ़ाई जाती है, ब्लड दिया जाता है। लेकिन फिर भी उसके ब्लड काउंट में कोई इंक्रीज नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे जितना भी खून उसको चढ़ाया जा रहा है, वो कोई उसकी बॉडी के अंदर बैठकर चूस रहा हो। डॉक्टर्स को भी समझ में नहीं आ रहा था कि 3 यूनिट ब्लड चढ़ाने के बाद भी उसका ब्लड काउंट नहीं बढ़ रहा है। खैर उसको रात भर एडमिट रखा गया, 1-2 दिन और ऑब्जर्वेशन में रखा गया, लेकिन नदीम की हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा था। केस बिगड़ते देख वो एक छोटा हॉस्पिटल था, वहाँ के डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए, बोला कि हम इसका इलाज नहीं कर सकते, आप इसको या तो घर ले जाओ या किसी और हॉस्पिटल में ले जाओ। ये बात सुनकर उसके फादर और उसका भाई उसको वापस से अपने घर पर ले आते हैं और वहाँ पर बैठकर ये सब लोग ये सोच रहे होते हैं कि इसे किसी अच्छे हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा, ये छोटे हॉस्पिटल से यहाँ पर काम नहीं चलेगा। वो लोग ये बातें कर ही रहे थे कि तभी सबका ध्यान जाता है नदीम की तरफ। नदीम लेटे-लेटे हँस रहा था और उसके हँसने की जो आवाज़ थी वो बहुत भयानक थी। उसकी हँसी सुनकर एक बार तो सब एक कदम पीछे हो जाते हैं। उसकी अम्मी भागकर उसकी तरफ जाने लगती है, तभी नदीम एकदम से यूँ खड़ा होता है। उसके मुँह से सफ़ेद-सफ़ेद झाग निकल रहा था, उसकी आँखें पूरी ब्लैक हो चुकी थी, उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया था, उसके दाँत यूँ किए तो उसके पीले-पीले दाँत नज़र आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो नदीम है ही नहीं। ये सब बात कर ही रहे थे कि तभी यूसुफ को ज़ोया का ख़्याल आता है। ज़ोया उसे हमेशा से ही अजीब-सी लगा करती थी और कहीं न कहीं उसके अंदर से आवाज़ आ रही थी कि यहाँ पे जो भी कुछ चल रहा है, उसके पीछे ज़ोया का हाथ है। वो वहाँ से निकलता है और इधर से उसके जो फादर होते हैं और जो मौलाना साहब होते हैं, वो नदीम को एक ताबीज़ बाँधकर वहाँ से दूसरे मौलाना साहब के पास निकलते हैं। यूसुफ ज़ोया के घर पहुँचता है तो देखता है कि अभी भी उसके घर पे ताला लगा हुआ था। वो आस-पास के लोगों से पता करता है तो उसे एक बहुत ही शॉकिंग बात पता चलती है। वो लोग बताते हैं कि ज़ोया के जो फादर थे, वो कुछ ब्लैक मैजिक वग़ैरह किया करते थे और उनकी हालत, उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी। मतलब मरने ही वाले थे, सब लोग इंतज़ार कर रहे थे कि आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों वो मर जाएँगे। लेकिन फिर एकदम से एक दिन एक करिश्मा हुआ और वो एकदम से बिल्कुल ठीक हो गए और जैसे ही वो ठीक हुए, वो अपनी बेटी ज़ोया को लेकर यहाँ से निकल गए। यूसुफ को सब कुछ समझ में आ चुका था कि कैसे ज़ोया के फादर ठीक हुए थे और क्यों उसके दोस्त नदीम के ऊपर ये सब चल रहा था। लेकिन उसको कोई पता नहीं था कि ज़ोया कहाँ है और उसके फादर कहाँ हैं। वो वापस से वहाँ पर लौटता है नदीम के घर पे। रास्ते भर वो यही सोचता जा रहा था कि ये बात वो मौलाना साहब को बताएगा और उसके बाद वो नदीम को बचा लेगा। लेकिन शायद बहुत देर हो चुकी थी। जब वो नदीम के घर पहुंचा तो वहां पर औरतों के रोने की आवाज आ रही थी। कांपते हुए कदमों से यूसुफ घर के अंदर घुसा और जैसे घर के अंदर घुसा उसका दिल बैठ गया। उसकी आंखों के सामने उसके दोस्त की लाश पड़ी हुई थी। उसके पूरा सिर फटा हुआ था, खून बह रहा था और उसकी आंखें खुली हुई थी, जैसे शायद वो अपने दोस्त के आने का ही इंतजार कर रहा था। इतनी देर में दूसरे मौलाना साहब और उसके फादर भी आ जाते हैं और वहां पर देखकर वो भी वहीं पर रोना चीखना शुरू हो जाता है।
यूसुफ को बाद में पता लगता है कि इन लोगों के जाने के बाद पता नहीं नदीम को एकदम से क्या हुआ। वो उठकर सीधा छत पर चला गया और छत पे से उसने छलांग मार दी और उसके बाद सीधा वो आंगन में गिरा। पूरा माहौल एकदम से शांत हो चुका था। नदीम अब इस दुनिया से जा चुका था और यूसुफ अपने दोस्त को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। आज भी यूसुफ के मन में एक ही सवाल है कि आखिर वो कौन सी ताकत थी जिसने नदीम की जान ली और नदीम की जान लेने के पीछे किसका हाथ था, जोया का या सलमा का। जब वो सलमा के घर जा रहा था तो वहां पर उसके अंदर उस एंटिटी ने उसकी बॉडी के अंदर प्रवेश किया था, उसकी बॉडी के अंदर वो एंटर कर गई थी। क्या ये सब सलमा का बिछाया जाल था या फिर जोया का? जोया के फादर जो बीमार थे वो एकदम से ठीक कैसे हो गए? आज भी यूसुफ जब इंसिडेंट को याद करता है तो उसके मन में यही उधेड़-बुन चलती रहती है। ऑल्दो जो इंसिडेंट्स हुए उनसे साफ-साफ ये दिख रहा है कि इसके पीछे जोया और उसके फादर का हाथ था, लेकिन वो कहाँ है कहाँ नहीं उनके बारे में कोई नहीं जानता। दोबारा कभी वो लौटकर उस घर में नहीं आए और आज भी वो घर वैसा का वैसा ही खाली पड़ा है। और वो कौन-सी ताकत थी जिसने नदीम की जान ली, वो भी एक राज़ है। क्या आप बता सकते हैं कि कौन-सी ताकत है जिसने नदीम की जान ली? और किस तरह से एक लड़की जो नदीम के प्यार में पड़ गई और जो नदीम ने उसे धोखा दिया, तो उसने उसके साथ ऐसा किया। ऐसा हो सकता है कि नदीम उसको धोखा नहीं भी देता, तो भी शायद नदीम के साथ वो यही हश्र करती क्योंकि उसको अपने फादर को बचाना था। आपको क्या लगता है? अपने व्यूज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। हम मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।